रामगढ़ में परिवारवाद पूरी तरीके से डिफिस है, कोई मुद्दा नहीं है। ये बात सही है कि रामगढ़ के जो मतदाता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनके जेहन में जाति नाम का कोई चीज़ नहीं होता, केवल होता है तो विकास। और यही हिसाब से चूँकि मैंने जो रामगढ़ विधानसभा की जो 35-36 जो पंचायतें हैं सभी को तो मैंने टच नहीं किया है, लेकिन आधा से अधिक मैंने टच किया है। उसके हिसाब से लगता है कि इस बार का जो चुनाव है भाजपा और राजद के बीच होने जा रहा है। बसपा को लग रहा है कि हम लोग एक पक्षीय बात कर रहे हैं। मैं विष्णु नारायण, इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल NH2 के किनारे, लाइफ लाइन कहा जाता है और मनोज जी इसको बराबर लाइफ लाइन कहते हैं जब कभी भी यहाँ से वीडियोस करते हैं। तो ये लाइफ लाइन उस तरफ भी जो है वो एक विधानसभा है, चैनपुर पड़ेगी। हम लोग इस वक्त रामगढ़ विधानसभा में खड़े हैं। रामगढ़ विधानसभा हॉटम हॉट सीट बनी हुई है। हालांकि 4 सीटों पर इस बीच बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरारी है, बेलागंज इमामगंज जो कि गया की सीट है, और जो चौथी सीट है वो है रामगढ़। रामगढ़ इस लिहाज से क्रूशियल बनी हुई है क्योंकि ये जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और यहाँ विकास को लेकर के तरह तरह की बातें होती हैं। न सिर्फ बातें होती हैं बल्कि तमाम प्रत्याशियों की, तमाम गठबंधन को इस कसौटी पर कसा भी जाता है। वो उनको बिजुरिया बाबा कहा जाता रहा, पानी से लेकर के तरह तरह की चीज़ों के लिए उनका नाम बिहार भर के भीतर उद्धृत किया जाता है। इस बीच इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि उनके बेटे जो यहाँ से विधायक थे सुधाकर सिंह, वो बक्सर लोकसभा के सांसद चुने गए और बक्सर लोकसभा के भीतर ही रामगढ़ भी आती है। रामगढ़ में जिनको टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इस बीच दिया है, वो उनके ही बेटे हैं अजीत सिंह। और इसको लेकर के भी उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी रहे हैं मगर परिवारवाद की ओर बढ़ गए, से लेकर के तरह तरह की बातें। यहाँ बहुजन समाज पार्टी अपने तरीके से एक तीसरा और मजबूत कोण खोलती है। पिछले बार के भी चुनाव में खोला था उसने और वो दूसरे नंबर पर रही थी। राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ठीक पीछे थी। इस बीच भी लगभग वैसी ही उम्मीदवारी है। हालांकि कैंडिडेट्स थोड़े बदल गए हैं, जैसे अजीत सिंह सुधाकर सिंह के बजाय अजीत सिंह चले आए हैं और वहाँ पर अंबिका यादव जो कि एक दौर में XMLA रहे, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल से ही रहे, वो बाद के दिनों में बसपा के साथ चले गए। उनके भतीजे सतीश यादव पिंटू लड़ रहे हैं और अशोक सिंह जो कि एक दौर में जनता दल यूनाइटेड के साथ में रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले बार MLA थे 15 से 20 के दौरान, वो फिर से उम्मीदवार हैं। ऐसे में मनोज जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को, जो कि जनसांख्यिकी को समझता हो, यहाँ की राजनीति को समझता हो, गुणा गणित ग्राउंड पर क्या चल रही है उन सारी चीज़ों को समझता हो, तो मनोज जी से सीधे रूबरू होते हैं कि क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या माहौल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रामगढ़ में परिवारवाद का मुद्दा शून्य है। वजह यह है कि इस मसले को सबसे अधिक प्रशांत किशोर जनसुराज उठा रहा है, लेकिन NDA खुद इस पे डिफिस खा रहा है। चूँकि इमामगंज से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की बहु चुनाव लड़ रही हैं। ये बात सही है कि रामगढ़ से अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जो जगदानंद राजद के प्रदेश अध्यक्ष के छोटे बेटे हैं जी। बेलागंज में भी सुरेंद्र यादव के बेटे ही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बसपा के जो उम्मीदवार हैं सतीश यादव पिंटू, 2020 के चुनाव में उनके सगे चाचा अंबिका यादव जो राजद के में लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक भी राजद के सिंबल पे रहे, इस बार उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। तो रामगढ़ में परिवारवाद पूरी तरीके से डिफिस है, कोई मुद्दा नहीं है। ये बात सही है कि रामगढ़ के जो मतदाता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनके जेहन में जाति नाम का कोई चीज़ नहीं होता, केवल होता है तो विकास। और यही कारण है कि इस ज़िले में 4 विधानसभा सीट है। और आप मोहनिया की बात करें, भभुआ की बात करें या चैनपुर के लोग, वो कहते हैं कि काश हम लोग भी रामगढ़ विधानसभा में होते। क्योंकि ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि अगर आपका मजबूत होगा तो हिस्सेदारी सरकार से खींच कर लाएगा। और रामगढ़ से जिसने भी प्रतिनिधित्व किया, जगदानंद सिंह ने भी किया, अंबिका यादव ने भी किया, अशोक सिंह ने भी किया, तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी सरकार से खींच कर लाई। और यही कारण है कि रामगढ़ आज थोड़ा सा समृद्ध, डेवलप दिखता है। कैमूर के ही 3 अन्य विधानसभा
तो ये स्थिति है। और जहाँ तक बाई इलेक्शन की जो बात है, तो निश्चित तौर पे 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को मामूली मतों से जीत मिली थी। वो मत था 189। ठीक उसके पीछे बसपा रही, मात्र 189 मत से अंबिका यादव चुनाव हारे। और ठीक पीछे अशोक सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार थे, वो करीब 1990 मत से चुनाव हारे थे। इस बार का भी चुनाव उसी को दोहरा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन मेरे हिसाब से, चूँकि मैंने जो रामगढ़ विधानसभा की जो 35-36 जो पंचायतें हैं, सभी को तो मैंने टच नहीं किया है, लेकिन आधा से अधिक मैंने टच किया है। उसके हिसाब से लगता है कि इस बार का जो चुनाव है भाजपा और राजद के बीच होने जा रहा है। बसपा को लग रहा है कि हम लोग एक पक्षीय बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि चूंकि 2020 में बसपा के साथ गठबंधन था, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, MIM की पार्टी और एक उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है पार्टी, राजभर की पार्टी है, सुहेल देव ही शायद नाम है, तो उनका वोट बसपा पे चढ़ा था ठीक ठाक, लेकिन वो वोट घट रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो राजद का जो कोर वोटर कहा जाता है MY, तो इस बार के चुनाव में यादव थोड़ा सा मजबूती के साथ बसपा के तरफ मुखातिब हैं। वजह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अंबिका यादव ने मात्र 189 मतों से चुनाव हारा था, और ये बातें उस कौम को खल रही है। जैसे मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, जैसे कि जो भी आपने चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, चूँकि हम दुर्गावती के भीतर इस वक्त खड़े हैं और 3 ब्लॉक आते हैं, नुआव है और उसके बाद फिर रामगढ़ है और दुर्गावती है। दुर्गावती हमेशा वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जो मुझे लगता है कि 2010 के विधानसभा चुनाव के वक्त रामगढ़ विधानसभा का हिस्सा बनी। एक समय में इसको लेकर के खासी खींचतान होती रही है, पानी के मसले को लेकर के, बिजली के मसले को लेकर के, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि दुर्गावती जो एक पूरी विधान सभा के भीतर जो ये पूरा ब्लॉक आता है, तो वो ब्लॉक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को या उसके वोट बैंक को किसी तरीके से परेशान करता है। हाँ, वजह यह है कि वो किसी के पक्ष में जाता है, कई बार वो भाजपा के पक्ष में गया और फिर वो बहुजन के भी पक्ष में गया। दुर्गावती ब्लॉक में 13 पंचायतें हैं और 2010 से पहले आधी पंचायतें रामगढ़ विधानसभा में थीं और आधी चैनपुर विधानसभा में, जिसको दुर्गावती का दक्षिणी और उत्तरी इलाका कहा जाता है। यानी कि GT रोड, ये जो नेशनल हाईवे है, जो लाइफ लाइन है, उसके ठीक दक्षिण की जो पंचायतें थीं वो चैनपुर विधानसभा में हुआ करती थी, और जो इस हाईवे के जो उत्तर की पंचायतें थीं वो रामगढ़ विधानसभा में हुआ करती थी। तो जो उत्तर की पंचायतें हैं वहाँ पे विकास दिखा, चूँकि मैं दक्षिण से आता हूँ। नहरें, पावर सब स्टेशन, स्कूल और कॉलेज। लेकिन दुर्गावती की ही आधी पंचायतों में नहरों की स्थिति डामाडोल, चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण नहर है करमनासा मुख्य नहर जो लतीफ़ शाह बियर से निकलती है, हाँ, उसको अभी तक पानी क्षमता के अनुरूप नहीं मिल पाया। चूँकि पानी का बंटवारा उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार सरकार की तय करती है, लेकिन वहाँ के अधिकारियों की मनमानी की वजह से कैमूर और रामगढ़ विधानसभा के हिस्से को पानी नहीं मिल पाता। वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन उसके बाद सिंचाई का कोई साधन नहीं है, साधन है तो निजी नलकूप, ट्यूबवेल। लेकिन 2010 में दुर्गावती पूरा रामगढ़ में जब समाहित हुआ, उसके बाद धीरे धीरे राजद इम्प्रूव किया। लेकिन दुर्गावती को अगर आप देखिएगा वोट के लिहाज से, तो ये बसपा का मजबूत इलाका है, उसके बाद भाजपा का मजबूत इलाका है। भाजपा का मतलब कि अति पिछड़ा, और राजद जदयू के साथ रहने पर, हाँ, जदयू के साथ रहने पर। और जहाँ तक राजद की बात है तो राजद उत्तरी में मजबूत रहता है हमेशा। लेकिन जब ये 5-6 पंचायतें जब रामगढ़ में जब कनेक्ट हुई, तो ये पंचायतें अपने आप को लगा कि हम नए हैं, और राजद का प्रभाव नहीं था इन 5-6 पंचायतों में। और अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2010 के बाद, यानी जी तौर पर कहें कि जगदानंद का शायद वैसा प्रभाव नहीं था। हाँ, जगदानंद सिंह का वैसा प्रभाव नहीं था। लेकिन 2010 में जब सुधाकर सिंह भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े, तो उन्होंने इस वंचित इलाके को, वंचित पंचायतों को कनेक्ट किया, और यही कारण है कि इम्प्रूव हुआ है। लोगों
का थोड़ा सा रुझान बढ़ा है। बात बहुत विस्तार में जाएगी, जानी भी चाहिए, मगर हमारी भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं, आपको भी जल्दी में जाना है। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को या उनके समर्थकों को भी, कि इस बीच वो जो एक उत्तर प्रदेश के भीतर का फार्मूला है पीडीए, है ना, जो कि आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी उसको लेकर के खासी आक्रामक रही और उस मेथडोलॉजी पर वो लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम सोशल मीडिया पर तो वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी कितनी, और ऐसे में जब एक नया और उम्मीदवार आया है, जन स्वराज पार्टी आ गई है, और जन स्वराज पार्टी के जो एक तरीके से अगुवा हैं, उन्होंने जब पार्टी लॉन्च करते हुए कहा कि 25 में उखाड़ फेंकें कि 24 में उखाड़ फेंकें, इन चारों उपचुनाव पर भी उनकी साख जो है दांव पर लगी है। उन्होंने अपना उम्मीदवार भी दे दिया, हालांकि बहुत सारे उम्मीदवार उनके घूम रहे थे जो चाहते थे कि यहाँ से उम्मीदवारी, आनंद सिंह जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा वो भी चाहते थे, मगर किन्हीं कुशवाहा जी को टिकट दिया है जो कि संभवतः पहले चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, जहाँ तक आपने बात किया पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रामगढ़ विधानसभा में नहीं है। पूरी ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि अल्पसंख्यक पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं आरजेडी के साथ। तो एक तो खत्म, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है? हमें दिखाई दे रहा है, बाकी जो होगा तो मतगणना तो स्पष्ट कर ही देगी। दूसरा चीज़ है पिछड़ा, तो पिछड़ा में केवल यादव नहीं आते, कुशवाहा नहीं आते, जायसवाल भी आते हैं, और भी 2-3 जातियां आती हैं। तो कुशवाहा को, मतलब इसीलिए जन स्वराज ने कुशवाहा को टिकट दिया कि इस विधानसभा में कुशवाहा की पोलिंग क्षमता 10,000 प्लस है। लेकिन जिसको उन्होंने टिकट दिया है वो प्रभावशाली नहीं है, और रामगढ़ विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक प्रभावशाली नेता को टिकट नहीं देगी तब तक वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। और इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं अशोक सिंह, क्योंकि अशोक सिंह लंबे अरसे से जगदानंद के धूर विरोधी रहे और जगदानंद के विरोध में उन्होंने पॉलिटिक्स खड़ा किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा 2010 में और 28,000 वोट उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब तक मजबूत जमीनी कद्दावर नेता नहीं खड़ा होगा तब तक उसको वोट नहीं देगा, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं। यही सुशील कुशवाहा हैं जो 2019 में बसपा के टिकट पे लोकसभा चुनाव बक्सर लड़ा था, वोट प्राप्त किया था समथिंग 80,000। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा जब अनिल पटेल को टिकट देती है तो 1 लाख प्लस 1,05,000 के आसपास वोट प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने दलित वोटरों को भी, रविदास जो वोटर्स हैं उनको भी समेट नहीं पाया। यहाँ पे कुशवाहा रामगढ़ विधानसभा में ना उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर हैं, ना ही सम्राट चौधरी फैक्टर हैं। यहाँ के जो कुशवाहा वोटर हैं अपने अपने हिसाब से भाजपा, राजद, आंशिक बसपा के साथ व्यक्तिगत शिफ्ट हैं। सबके साथ थोड़ा थोड़ा जाएंगे। तो हम इस बातचीत को यहीं समेटते इस लिहाज से भी हैं कि बातचीत बहुत लंबी होगी। कोशिश करेंगे कि मनोज जी आपसे फिर रूबरू हों, हम फिर से रूबरू हों। हम इस वक्त रामगढ़ विधानसभा में हैं और रामगढ़ बिहार की ऐसी अलहदा विधानसभा तो है ही जहां पर विकास की कसौटी पर जो वोटर से मतदाता हैं अपने तमाम कैंडिडेट्स को, गठबंधन को तोलते हैं। तो उस लिहाज से भी और हॉटम हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि पहले भी जब उपचुनाव हुए तो यहाँ पर जगदानंद सिंह सांसद बने थे और उसके बाद से यहाँ उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने अपने ही सिपा सलार को जब अंबिका यादव को टिकट दिया था। इस बीच हालांकि उन्होंने जो टिकट दिया है उनके ही बेटे सांसद बने हैं और उनके दूसरे बेटे को उम्मीदवार बनाया है, तो उन पर भी तरह तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अलग अलग दल अलग अलग तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मगर अंत में जनता किसको जिताती है वही सिरमौर बनेगा रामगढ़ का। द जनताना के लिए मनोज जी के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।